धरती पर वो कोई शक्ति राम को उस अधूरे मंदिर को पूरा होने से, दिव्य होने से, भव्य होने से रोक नहीं सकती, क्योंकि वो राष्ट्र का संकल्प बन चुका है। कल 22 जनवरी 2024 को हम सब एक ऐतिहासिक घटनाक्रम के साक्षी बनेंगे, जब हमारे प्रभु श्री राम 500 वर्षों के पश्चात अपने जन्म स्थान पर प्रतिष्ठित होंगे। परंतु क्या आप जानते हैं, एक ऐसे राजनेता थे जिन्होंने रामलला के लिए अपने मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र दे दिया था। ये थे स्वर्गीय श्री कल्याण सिंह जी, जिनको हम सभी प्रेम से बाबूजी कहते हैं। आज हम अपने अयोध्या के महानायक श्रृंखला में बाबूजी के जीवन के बारे में जानेंगे कि कैसे एक सामान्य परिवार से निकलकर वे देश के सबसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री बने और राम मंदिर अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नॉलीफाइड पर। चलिए शुरू करते हैं, परंतु फिर से आप सभी से एक निवेदन कि चैनल को सब्सक्राइब करके हमें अपना प्यार जरूर दीजिए। कल्याण सिंह जी कभी भी ये कहने से पीछे नहीं हटे कि उनकी राजनीतिक जीवन का एक मुख्य उद्देश्य अयोध्या में श्री राम लला के मंदिर का निर्माण करना है। 5 जनवरी 2020 को जब हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने राम मंदिर के लिए भूमि पूजन किया, उसके पश्चात हिंदुस्तान टाइम्स अखबार ने स्वर्गीय श्री कल्याण सिंह जी का एक साक्षात्कार लिया था। इस साक्षात्कार में कल्याण सिंह जी ने हिंदुस्तान टाइम्स को ये बोला था कि अब मैं शांति से मर सकता हूँ, क्योंकि मेरे जीवन का जो मुख्य उद्देश्य था अयोध्या में श्री राम लला के मंदिर का निर्माण करना, वो अब पूरा होने जा रहा है। वो अब जो मेरा ये सपना था कि अयोध्या में श्री राम मंदिर का निर्माण हो, वो अब सच होने जा रहा है। अपने इसी इंटरव्यू में कल्याण सिंह जी ने 6 दिसंबर 1992 की उस घटना को भी याद किया जिस दिन बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ था। इस दिन को याद करते हुए कल्याण सिंह जी बड़े गर्व से कहते थे कि मुझे इस बात पे गर्व है कि मैंने उस दिन अयोध्या प्रशासन को ये आदेश दिया था कि कार सेवकों के ऊपर गोली किसी भी कीमत पर नहीं चलनी चाहिए। इस दिन को याद करते हुए स्वर्गीय श्री कल्याण सिंह जी ने बताया था कि 6 दिसंबर 1992 को वो अपने लखनऊ स्थित सरकारी आवास पर थे, जब फैजाबाद जिले के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने उन्हें फ़ोन किया और फ़ोन करके बताया कि अयोध्या में लगभग 3.5 लाख कार सेवक इकट्ठे हो चुके हैं और सेंट्रल फोर्सेज अयोध्या की तरफ बढ़ रही थी, परंतु कार सेवकों ने उनके मार्ग को रोक लिया है। केंद्र सरकार के गृह मंत्री श्री एसी चौहान साहब का मेरे पास फोन गया और कहा कि हमारे पास ये सूचना है कि कार सेवक गुम्बद पर चढ़ गए। आपके पास क्या सूचना है? तो मैंने कहा कि मेरे पास थोड़ा सा एक कदम आगे की है कि कार सेवक गुम्बद पर चढ़ गए हैं और कार सेवकों ने गुम्बद को तोड़ना भी शुरू कर दिया। लेकिन चौहान साहब, इस बात को रिकॉर्ड कर लेना कि मैं गोली नहीं चलाऊंगा, गोली नहीं चलाऊंगा, गोली नहीं चलाऊंगा। फिर डीएम साहब ने कल्याण सिंह जी से पूछा कि यदि स्थिति नियंत्रण के बाहर जाती है तो क्या हम कार सेवकों के ऊपर फायरिंग कर सकते हैं, गोलियां चला सकते हैं? तो इस बात के जवाब में स्वर्गीय श्री कल्याण सिंह जी ने जिला प्रशासन को ये लिखित आदेश दिया कि कुछ भी हो जाए, परंतु कार सेवकों के ऊपर गोलियां नहीं चलानी है। गोली नहीं चलाई गई, उसकी सारी जिम्मेदारी मैंने अपने ऊपर ओढ़ ली है। उसके लिए कोई हमारा अधिकारी और कोई हमारा कर्मचारी दोषी नहीं है। अपने इस फैसले पर बाबूजी को जीवन पर्यंत गर्व भी रहा कि उन्होंने कार सेवकों के ऊपर गोलियां नहीं चलने दी। सीबीआई की अदालत में बाबरी मस्जिद के डिमोलिशन का केस भी चला, जिसमें स्वर्गीय श्री कल्याण सिंह जी भी एक एक्यूज्ड थे।
परंतु सितंबर 2020 में सीबीआई की इस स्पेशल अदालत ने सभी एक्यूज्ड को, जिसमें स्वर्गीय श्री कल्याण सिंह जी भी शामिल थे, सबको बाइज्जत बरी कर दिया। स्वर्गीय श्री कल्याण सिंह जी को जानने वाले सिर्फ उनको हिंदू हृदय सम्राट की तरह ही याद नहीं करते, बल्कि उनको एक कुशल प्रशासक की तरह भी याद करते हैं। उनके इसी कुशल प्रशासन की वजह से ही वो 1990 के दौर में उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य के 2 बार मुख्यमंत्री बने और अपने राजनीतिक जीवन के अंतिम चरणों में वो राजस्थान के राज्यपाल थे। स्वर्गीय श्री कल्याण सिंह जी का जन्म 5 जनवरी 1932 को अलीगढ़ में हुआ था, एक सामान्य से परिवार में। अपनी राजनीतिक जीवन की यात्रा उन्होंने शुरू की साल 1967 में, जब वो सबसे पहली बार विधायक बने। उसके बाद बीजेपी के बहुत से महत्वपूर्ण पदों को उन्होंने सुशोभित किया और अंत में वो राजस्थान के राज्यपाल बने। राजनीति में आने से पहले स्वर्गीय श्री कल्याण सिंह जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक स्वयंसेवक थे अलीगढ़ में, और अलीगढ़ में ही ये छोटी मोटी पहलवानी भी करते थे, कुश्तियाँ भी लड़ा करते थे। अपनी पढ़ाई को पूरा करने के पश्चात ये उत्तर प्रदेश में ही एक शिक्षक बन गए। बाबूजी के राजनैतिक जीवन की शुरुआत हुई एक जनसंघ के कार्यकर्ता के रूप में। यही जनसंघ बाद में भारतीय जनता पार्टी बनी। तो 1960s में इनकी राजनीतिक जीवन की शुरुआत होती है और धीरे धीरे ये लोगों के बीच में बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय हो जाते हैं और लोग इन्हें जन नेता के तौर पर जानने लग जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी की जब स्थापना हुई तो भारतीय जनता पार्टी को लोग, जो अपर कास्ट की पार्टी है, वो मानते थे कि ये तो ब्राह्मणों और बनियों की पार्टी है। परंतु बाबू कल्याण सिंह जी की वजह से बीजेपी को जो बैकवर्ड क्लासेस थी, जो पिछड़ी जातियां थी, उनका भी भरपूर समर्थन मिला और पिछड़ी जातियों के एक जन नेता के तौर पर बीजेपी को कल्याण सिंह जी के रूप में एक कद्दावर नेता मिला, जिसने बीजेपी के पैर उत्तर प्रदेश में जमा दिए। और इसी वजह से स्वर्गीय श्री कल्याण सिंह जी बीजेपी का मुख्यमंत्री का चेहरा बने उत्तर प्रदेश में, और फाइनली जून 1991 में बाबू कल्याण सिंह जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए। 1991 के उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों में बीजेपी को भारी बहुमत से विजय प्राप्त हुई, और जब इस बात की घोषणा हुई कि बाबू कल्याण सिंह जी उत्तर प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री बनेंगे, तो बाबूजी सबसे पहले अयोध्या गए और वहां श्री राम लला के दर्शन किए। सीबीआई ने बाबरी विध्वंस मामले में जो अपनी चार्जशीट दाखिल करी थी, उस चार्जशीट में सीबीआई ने ये बात लिखी थी कि बाबूजी ने उस समय अयोध्या में ये घोषणा करी थी कि अयोध्या में श्री राम लला के मंदिर का निर्माण उन्हीं के कार्यकाल में होगा। 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ, परंतु इसके बहुत पहले से ही अयोध्या में हिंदू और मुस्लिम्स के बीच में तनाव बढ़ने लग गया था।
उस तनाव को ध्यान में रखते हुए बाबू श्री कल्याण सिंह जी ने सुप्रीम कोर्ट में एक एफिडेविट दाखिल किया था, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि मैं बाबरी मस्जिद को कुछ नहीं होने दूंगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाते ये मेरा दायित्व है कि मैं बाबरी मस्जिद की भी रक्षा करूं। परंतु 6 दिसंबर 1992 को बाबूजी अपने इस एफिडेविट में किए गए वादे को पूरा नहीं कर पाते हैं और जो कार सेवक थे उन्होंने बाबरी मस्जिद को तोड़ दिया। उस समय बाबूजी लखनऊ स्थित अपने सरकारी आवास पर थे। जैसे ही उनको ये पता चला कि बाबरी मस्जिद टूट चुकी है, उन्होंने क्षण भर का विलंब किए बगैर पूरी घटना की नैतिक जिम्मेदारी स्वयं पर ले ली और अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। आज के जितने भी राजनेता हैं उनको बाबू श्री कल्याण सिंह जी से ये बात सीखनी चाहिए कि नैतिक जिम्मेदारियों का कैसे पालन किया जाता है। बाबूजी ने जब अपने पद से इस्तीफा दे दिया तो शाम तक उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू हो गया और इस समय बाबूजी ने एक बड़ी बात ये कही थी कि मैं रामलला के लिए जेल भी जाने के लिए तैयार हूँ और रामलला के लिए बाबूजी जेल भी गए। एक दिन के लिए तिहाड़ में बाबूजी जेल में रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने जो इन्होंने एफिडेविट दाखिल किया था सुप्रीम कोर्ट में कि मैं बाबरी मस्जिद को बचाऊंगा, उस एफिडेविट में किए गए अपने वादे को पूरा ना करने के गुनाह में बाबूजी को एक दिन के लिए तिहाड़ जेल में रखा था। 6 दिसंबर 1992 की घटना के बाद बाबूजी का जो राजनीतिक कर था वो और भी ज़्यादा बढ़ने लगा। हालांकि इनके ऊपर बहुत सारे केसेस भी चल रहे थे बाबरी मस्जिद के विध्वंस के मामले में। इसके बावजूद भी 1993 में ये फिर से उत्तर प्रदेश के असेंबली इलेक्शन में जीतते हैं और एमएलए बन के जाते हैं। फिर सितंबर 1997 से लेकर के नवंबर 1999 तक ये पुनः उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री चुने जाते हैं। अपने इस कार्यकाल में स्वर्गीय श्री कल्याण सिंह जी ने कई महत्वपूर्ण फैसले लिए थे। उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करना उन महत्वपूर्ण फैसलों में से एक था। इसी समय इन्होंने एक फैसला ये भी लिया था कि जो भी विद्यालय उत्तर प्रदेश में हैं वो सभी विद्यालय की जो दिनों की शुरुआत होगी वो भारत माता की वंदना के साथ होगी और जब क्लासेज में अटेंडेंस लिया जाएगा तो जो बच्चे उपस्थित महोदय या प्रेजेंट सर कहते हैं उसकी जगह पर वो सभी वंदे मातरम की उद्घोषणा करेंगे। ऐसे कुछ फैसले कल्याण सिंह जी ने अपने द्वितीय कार्यकाल में लिया था। इसी के साथ इन्होंने एक महत्वपूर्ण फैसला ये भी लिया था कि 1992 में बाबरी विध्वंस मामले में जिन जिन लोगों के ऊपर केसेस चल रहे थे सरकार की तरफ से वो सारे केसेस इन्होंने अपने दूसरे कार्यकाल में वापस ले लिया और ये कहा कि बाबरी मस्जिद के मामले में किसी के ऊपर भी सरकार की तरफ से कोई केस नहीं चलेगा। और इसी समय कल्याण सिंह जी ने ये घोषणा भी करी थी कि जिस दिन केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बन जाएगी उसी समय अयोध्या में श्री राम लला के मंदिर का निर्माण भी होगा और आप देख सकते हैं ऐसा हो भी रहा है। इसके पश्चात उत्तर प्रदेश में एक पॉलिटिकल टर्बुलेंस आता है और कल्याण सिंह जी की सरकार गिर जाती है। कैसे गिरती है? उस समय जो उत्तर प्रदेश के गवर्नर थे श्री रमेश भंडारी जी, 1998 की ये बात है, वो उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह जी के गवर्नर को कल्याण सिंह जी के सरकार को गवर्नमेंट को डिसमिस कर देते हैं। इस फैसले के खिलाफ स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने आमरण अनशन की घोषणा कर दी थी और बीजेपी इलाहाबाद हाई कोर्ट में गई गवर्नर के इस फैसले के खिलाफ। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बीजेपी के पक्ष में फैसला लिया और कल्याण सिंह जी की सरकार 2 दिनों के बाद फिर से वापस आई और कल्याण सिंह जी फिर से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री
बने और स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपना जो अनशन था उसको तोड़ दिया। 1999 तक स्वर्गीय श्री कल्याण सिंह जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने रहे। उसके बाद कल्याण सिंह जी एटा से सांसद भी बने, फिर राजस्थान के गवर्नर बने। 21 अगस्त 2021 को प्रभु श्री राम लला ने कल्याण सिंह जी को अपने चरण कमलों में परम पद को प्रदान किया। कल्याण सिंह जी का जो ये महत्वपूर्ण योगदान था प्रभु श्री राम लला के मंदिर के निर्माण में, इसको कभी भी भुलाया नहीं जा सकता है। दोस्तों, आज के वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। एक बार फिर से आप सभी से पुनः निवेदन कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय श्री राम, स्टे नॉलिफाइड।